हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, जो भी नीट में क्वेश्चन आने वाला है वो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और बहुत कम टाइम में मैं इसको कंप्लीट कराने वाला हूं। जहां पे ट्रिक का यूज है, कॉन्सेप्ट का यूज है, मैं हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखिएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्क डन क्या होता है ना। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको एक बहुत ट्रिक अच्छा बताता हूं, बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं, इसको याद करिएगा। पूरे फिजिक्स में कहीं भी डॉट लगाओ, इसे डॉट, ठीक है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पे एफ डॉट डी होता है। कहीं पर अगर आपको डॉट दिख जाए तो हमेशा जिन दोनों के बीच में डॉट लगा है ना, उनको हमेशा पैरेलल बनाते हैं। यानी जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान रखिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर, ठीक है। यहां पे फोर्स मान लेते हैं कुछ है 60 न्यूटन, इनके बीच एंगल है मान लेते हैं 60 डिग्री। अब क्या करोगे, जब आप इसका वर्क डन लिखोगे ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 60 इंटू 30 करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी मैंने आपको बताया ना कि 60 और 30 आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या यहाँ पे पैरेलल है? नहीं सर, पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले कंपोनेंट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे फोर्स है ना 60, तो 60 का इस साइड में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो क्या हम कॉस लेंगे, कॉस लेंगे ना, तो 60 कॉस 60 हो जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आ गया 60 कॉस 60। यानी कि अब जब वर्क डन हम लोग लिखेंगे तो 60 कॉस 60 फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30। आप बोलेंगे सर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में बना ले तब भी वही होगा, तब 30 कॉस कर लेते हैं, है ना। 30 कॉस 60 होता, मतलब कुल मिला के कॉस 60 ही तो आ रहा है। सर हम लोग तो फॉर्मूला ही जानते हैं ना, वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। तो ये सब बताने की क्या जरूरत है, जरूरत है, मैं बताऊं क्यों, सुनो। जैसे मान लो कि इधर डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है 30, ठीक है। मान लो फोर्स आपका दिया है 40, मान लेते हैं 40 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है। और मान लो ये वाला एंगल दे दिया 30, अब क्या करोगे, क्या हम 30 रख देंगे? नहीं, जब भी एंगल लेंगे, दोनों के बीच का एंगल लेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो यानी कि यहाँ पे 60 लेंगे। आई होप आपको एंगल के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा दो चीजों को पैरेलल बनाते हैं, और हमेशा, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्रॉस, तो हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं। जैसे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ होता है ना। तो जैसे मान लो ये फोर्स है 30 न्यूटन, और मान लो इधर आर है, आर मान लेते हैं कुछ 20 मीटर है, और बीच का एंगल मान लेते हैं कुछ 30 डिग्री। अब बताओ टॉर्क कितना लिखेंगे, तो टॉर्क के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो अगर ये फोर्स 30 है तो इधर कितना होगा बताओ, या इधर कितना होगा बताओ, परपेंडिकुलर बनाते हैं ना, तो हमेशा आर को क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो ऐसे कर लेते हैं, अगर ये 30 है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये 30 है और ये आर है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा कि आर साइन 30 हो जाएगा, आर साइन 30 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे साइन लग जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्रॉस में हमेशा दो चीजों को परपेंडिकुलर बनाते हैं, और डॉट में हमेशा दो चीजों को पैरेलल बनाते हैं। तो यहाँ पे 30 इंटू 20 साइन 30 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं, वर्क डन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट है, तो डॉट में कॉस आता है। कॉस क्यों आता है? क्योंकि दोनों को हमेशा क्या बनाते हैं, पैरेलल बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए फटाफट देखिए, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा जीरो होगा, तो ये डॉट डी हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है ना। जब दोनों अपोजिट, दो अपोजिट अपोजिट पैरेलल के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस एफ डी आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान से देखते रहिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फोर्स 10 है और डिस्प्लेसमेंट 20 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, दिमाग लगाना है नहीं, बस फोर्स इंटू क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, तो 200 न्यूटन आ जाएगा। यहां देखिए ट्रिक मैंने बता ही दिया है आपको कि हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल बनाते हैं। यहां देखो इस डायरेक्शन में कितना चला है, ये 15 मीटर, फोर्स इधर लगा रहे हैं 30 न्यूटन का, तो क्या हम 30 इंटू 15 कर दें? नहीं। क्या हम यहाँ पे फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे? बिल्कुल। क्या लेंगे? कॉस लेंगे, तो 30 कॉस 60 ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉस 60 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या क्लियर है ये कॉन्सेप्ट?
ऐसा क्वेश्चन नीट में आगत कर लोगे। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट देखिएगा। कई बार आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फटाफट देख लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, मतलब जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, मैंने 3 पाथ बना दिया है, 1 2 और 3। ए से बी आपको जाना है, ए से बी आपको जाना है, ठीक है। अब आपके पास 3 पाथ है, तो मैं ये बोलूं कि ए से बी जाने के लिए आप चाहे 1 से जाइए, 2 पे जाइए, 3 पे जाइए, वर्क डन हमेशा सेम ही रहेगा। वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा वर्क डन सेम ही रहता है। चाहे आप 1 से जाइए, चाहे 2 से जाइए, चाहे 3 से जाइए, उससे दिक्कत नहीं है। और जितने भी आप फोर्स पढ़ते हो, बस उसमें से एक फोर्स निकाल देना, टेंशन निकाल देना, और एक और निकाल देना, फ्रिक्शन निकाल देना। फ्रिक्शन और टेंशन को निकाल देना। बाकी फिजिक्स में लगभग जितने फोर्सेज आप पढ़ते ही हो ना, ये विस्कस बीसी में आ जाएगा, विस्कस, ये सब 2-3 फोर्सेज याद रखना, ये सब नॉन कंजर्वेटिव होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी फोर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ग्रेविटेशन हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। याद रखोगे आप लोग। अच्छा, आप बोलोगे सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव क्यों होता है? तो फ्रिक्शन जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब अगर इस पाथ पर जाओगे तो फ्रिक्शन कुछ और आएगा, इस पर फ्रिक्शन कुछ और आएगा। सर क्यों अलग अलग आएगा? क्योंकि आपने फ्रिक्शन अगर पढ़ा होगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, हर पाथ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग होता है, आपको पता होगा ना। फिर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, समझ रहे हो। तो फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा। बस आपसे पूछेगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव में क्या याद रखोगे कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पाथ से हम होकर जाएंगे हमारा वर्क डन सेम ही रहेगा, ठीक है। और राउंड के लिए अगर सेम होगा तो राउंड के लिए क्या होगा, तो राउंड के लिए मतलब जहां से चले हो वहीं फिर आके रुक गए हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा, सिंपल सी बात है ना। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, मतलब वर्क डन को रिकवर कर सकते हो आप लोग, सिंपल है। तो ये एग्जांपल है, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। एक चीज और देख लो, नॉन कंजर्वेटिव डिपेंड करता है पाथ पे। एग्जांपल याद रखिएगा, राउंड के लिए जीरो नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, कुछ हीट के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। ये सारी याद रखिएगा, उसका उसका उल्टा कर देना, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, विस्कस हो गया और टेंशन हो गया, ये 3-4 आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जांपल देगा तो यही सब देगा, सिंपल था, कर लोगे। चलो, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाते हैं, वही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लगाएंगे ना, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो यहां पे देखो लिखा है यूज व्हेन नो फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव है, समझ में आ रहा है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो इसको कहां लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। मतलब कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन आए आप लगाइएगा, है ना, सिंपल सी बात है। चलो बाद में देखेंगे, अभी फ्रिक्शन में भी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे सारी चीजें बताएंगे। हाउ टू सॉल्व टफ प्रॉब्लम। अच्छा, फाइंड टू पोजीशन, ये मैंने ट्रिक बनाया हुआ है खुद। आपको 2 पोजीशन देखना है, लेट लोवेस्ट पोजीशन भी रेफरेंस, और लोवेस्ट को हमेशा क्या करना है, आपको रेफरेंस मानना है, मतलब हाइट इक्वल टू 0। बैलेंस टोटल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट, आपको दोनों पॉइंट पर एनर्जी बैलेंस कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप वेलोसिटी कुछ भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग क्या करने हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं। सर क्या है इसमें थोड़ा बताइएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। पेंडुलम का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट में। जैसे यहां पर मान लो कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, देख रहे हो, यहां पर एक मास है जो कि M है, M मास का। इसको हम पोजीशन 1 से छोड़ रहे हैं, पोजीशन 2 पर जब ये आ रहा है तो पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब हाइट चेंज ही रहा होगा। और जब भी हाइट में डिफरेंस आता है, हाइट में चेंज होता है, तो हमेशा वहां पर क्या लगता है, पोटेंशियल एनर्जी लगता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, mgh होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। ये 2 एनर्जी आपको पता होगा, बस यही दोनों यहां पे लगने वाली है, ठीक है। कैसे, जहां से छोड़ा गया होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे देखो, ऐसे छोड़ा गया होगा, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी 0 रही होगी, बिल्कुल यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। मैंने आपसे अभी बोला था कि नीचे वाले को हमेशा रेफरेंस माना करो, तो जो 1 और 2 में कौन नीचे है, 2, तो 2 को क्या मान लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन बताना क्या है, 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। लेंथ ये कितना दिया है, यल दिया है, एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, सुनो।
जैसे ये 0.2 था और ये 0.1 था मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ पे वेलोसिटी आपने जीरो कर दिया, यहाँ पर रेफरेंस मान लिया। सर रेफरेंस क्या मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब हाइट आप वहीं से कैलकुलेट करोगे तो इसकी हाइट तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट वहीं से कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो वो तो रेफरेंस हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी हाइट कितनी होगी डिफरेंस से, ये हाइट आपको बताना है, बताओगे। लेंथ कितनी थी बॉब की, मतलब स्ट्रिंग की, एल लेंथ है, ठीक है। अच्छा अगर ये थीटा है तो क्या ये एल कॉस थीटा होगा? ये एल कॉस थीटा, मैं फिर से बताता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये पूरा एल है, ये पूरा एल है ना, एल है, तो ये थीटा है, ये बेस होगा, ये बेस होगा। अगर इसको हम एक ट्रायंगल ऐसे बना दें तो ये एल है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? एल कॉस थीटा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, सही है। आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, कितना होगा बताओ? पूरा तो यल होगा, स्ट्रिंग पूरा यल है, स्ट्रिंग पूरा यहां से यहां तक कितना यल है, और ये यल कॉस थीटा है, तो ये कितना होगा बताओ? क्या ये एल में से एल कॉस थीटा को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा? बताओ, एक बार मिटा देता हूं पूरा सब कुछ, देखो ध्यान से, देखो फटाफट, मैंने क्या बोला, ये आपका ध्यान से सुनो, ये एल कॉस थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक यल होगा, तो ये कितना होगा? एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। अब एल माइनस एल कॉस थीटा हो गया। अब सुनो मेरी बात, आपको हाइट पता चल गया, इसको आपने रेफरेंस माना था, तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी 1 पर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2 पर ले लेंगे। अब बताओ 1 पर कौन कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आएगी, तो काइनेटिक क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और 0.1 से उसको छोड़ा गया है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, प्लस एम जी एच, एच कितना होगा जी? ये वाला कितना होगा? एल माइनस एल कॉस थीटा, है ना। हाइट तो रेफरेंस लेंगे ना, तो 0.1 की यहां रेफरेंस, जो आपने रेफरेंस माना है, रेफरेंस हमेशा नीचे वाले को मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम 2 पॉइंट खोजना है, खोज लोगे, जहां से चला है, जहां तक आया है, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पॉइंट आपने खोज लिया। 0.1 पर टोटल एनर्जी इक्वल टू 0.22 पर टोटल एनर्जी, 0.1 अगर वहां से छोड़ा गया तो वेलोसिटी जीरो होगी, और नीचे वाले की हाइट जीरो होगी, बस काम खत्म, है ना। तो 0.1 का हो गया इज इक्वल टू 0.2 पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर मान लेते हैं, जो कि भी आपको निकालना है, प्लस एम जी एच जीरो होगा, क्योंकि हाइट ही जीरो है, तो हाइट एम जी एच को जीरो लोगे तो एम जी एच जीरो आ जाएगा, बस यहाँ पे भी निकाल लेना, रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग और लगाएंगे कहाँ पे? जब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, वहां भी यूज करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं 20 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट से ज्यादा लेक्चर नहीं होगा, हर चैप्टर 20 मिनट में। अब बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, लाइक और कमेंट कर दिया करो थोड़ा, ठीक है। करते करते कुछ हो नहीं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, यहां पर एक मास है जिसका 40 kg है। अब यहां पे देखो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग जैसे ही आएगा तो आपको स्प्रिंग की एनर्जी पता होना चाहिए, क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो यहां से छोड़ा गया है, यहां पर आ रहा है, इसका मतलब इसको रेफरेंस मान लेंगे नीचे वाले को, पहला काम रेफरेंस मान लो, ठीक है। 2 पॉइंट खोज लिया, ये पॉइंट यहां से छोड़ा गया है, यहां पर आ रहा है, तो 2 पॉइंट हमने खोज लिया है, नीचे वाले को हमने रेफरेंस मान लिया है। अब बताओ क्या करेंगे, यहां की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यहां की टोटल एनर्जी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया है तो v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा यहां पर, सही है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जी यहाँ का? एम जी एच, तो एम जी एच कितना होगा? 4.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ की टोटल एनर्जी, काइनेटिक कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो दब जाएगा ना पूरा। सोचो यहां पर जब ये मास आएगा, टकराएगा, लास्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना, है ना। सोचो मास जब स्प्रिंग से टकराएगा, कब तक टकराएगा, कब तक साथ रहेगा? जब तक कि स्पीड जीरो नहीं हो जाता। तो यानी कि यहां पर भी हाफ एम बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग आ गया तो एक एनर्जी और हो जाएगी ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग को देख के समझ लोगे, प्लस पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि रेफरेंस है, रेफरेंस का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, क्योंकि हाइट हमेशा यहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि ये जीरो हो गया, हटाओ, तो यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब आप एक काम करिएगा, 15 मिनट में हम लोगों ने पूरा कर लिया है, अब जाके आप लोग PYQ अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, नीट वाला, ठीक है। वहां से आपका ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन करने वाले हैं 20 मिनट के अंदर, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।